देखो बाबू, तो हम करंट के बारे में बात किए थे कल, और वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो ये दोनों से हम सवाल कर रहे हैं, सवाल मतलब दिए हैं, तो इसको बनाना, अपने से पहले बनाने का प्रयास करना। और अगर बनाना है तो हम 2 मिनट हिंट कर देते हैं, जिससे तुम क्या है कि अपने से रोक करके फिर बनाना वीडियो को, ठीक है। तुम लोग तो बनाया ही है। चलो देखो, करंट का फार्मूला हम क्या बताए थे, चार्ज बटा टाइम। ये चार्ज है और नीचे टाइम है। जब भी चार्ज और टाइम पकड़ा जाएगा तो हम चार्ज ऊपर रखेंगे और टाइम नीचे रखेंगे, और एसआई यूनिट में ही रखेंगे। एसआई जैसे चार्ज का यूनिट क्या था, कूलम, टाइम का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट सेकेंड। मिनट में देगा तो तुम सेकेंड में करना, आवर में देगा तो ये बात ध्यान देखो। जब भी कोई फार्मूला लगाना तो पहला स्टेप यही होगा, तो तुम फार्मूला जानोगे। अब फार्मूला के बाद दूसरा स्टेप जैसे न्यूमेरिकल पर आएंगे तो उसका यूनिट पता होना चाहिए कि वह एसआई यूनिट में रखाएगा फार्मूला में, तब बनेगा। जैसे करंट का फार्मूला क्या है, चार्ज बटा टाइम। और चार्ज का फार्मूला हम शुरू से बताए थे, करंट इनटू टाइम, और दूसरा कि चार्ज इज इक्वल टू यानी बताए थे। तो इससे तो ये फार्मूला आया, मतलब इससे ही दिख रहा है, वो तो बताए भी, फीलिंग भी इसका। तो चार्ज को देखो Q बराबर यानी लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ से, तो यहाँ क्या होगा कि यानी ई बटा टाइम। तो जब भी करंट, चार्ज और टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई देगा तो करंट देगा, तो तुम यही दोनों फार्मूला बनेगा, तीसरा फार्मूला नहीं है अभी के लेवल पर। तो करंट देगा तो तुम क्या, करंट पूछेगा तो क्या करेगा, चार्ज बटा टाइम। और चार्ज का भी होता है ना Q बराबर यानी क्या है, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना होता था, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, आई माइनस में, तो यही होता है। तो जब चार्ज टाइम देगा तो डिवाइड मार देंगे चार्ज बटा टाइम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इससे गुना करेंगे, टाइम सेकेंड में रखेंगे तो आ जाएगा दूसरा। ये समझ में आ गया। तो करंट के बारे में जब भी आएगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज से रिलेटेड यही फार्मूला तुमको लगेगा करंट के बारे में, ठीक है। तो 2 ही फार्मूला, जब भी करंट पूछेगा तो तुम यही दोनों पर जाना। उसके बाद देखना क्या क्या डेटा दिया। दूसरा, वोल्टेज बराबर या इसी को वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता था फार्मूला के हिसाब से, वर्क डन, और बटा क्या होता था, वर्क डन बटा चार्ज। इसी को हम क्या लिख रहे हैं, W/Q। बताओ ये क्या है, वोल्टेज है, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बोले न्यूमेरिकली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न्यूमेरिकल के हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वोल्टेज का फार्मूला क्या होगा, वर्क डन बटा टाइम। जब भी तुमको वोल्टेज पूछेगा ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो तुम क्या करेगा, वोल्टेज या टाइम को डिवाइड, वोल्टेज ऊपर वर्क डन ऊपर रखना, नीचे क्या रखोगे, चार्ज। वोल्टेज जब भी निकालना होगा तो वर्क डन बटा क्या होगा, चार्ज। समझ में आया, ऊपर वर्क डन रखना, नीचे। अब वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, तो इसको जूल में रखना। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो ऐसे रखना। समझ में आ गया। और कूलम, जूल बटा कूलम को मिलाकर क्या बोलते हैं, वोल्ट, इस तरह से। अब इतना बात समझ में आ गया तुम लोग को। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो क्या करेगा, वर्क डन बटा चार्ज। अरे वर्क डन बटा चार्ज ही करना है। और यहाँ से अगर वर्क डन पूछे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और गुना क्या हो जाएगा, चार्ज। वोल्टेज पूछे तो ई करना, और वर्क डन यहीं से इसी फार्मूला से ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब वर्क डन को ही हम बोले थे कि एनर्जी बोलते हैं। वर्क डन को क्या बोलते हैं, एनर्जी। यूनिट एक ही होता है, इसी को एनर्जी, क्योंकि जो बैटरी लगाता था तो एनर्जी, अपना एनर्जी लगाता था ना, काम ही कर रहा था। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, और इसी को एनर्जी भी कभी कभी लिख सकते हैं। ठीक, कभी कभी क्या एनर्जी मतलब न्यूमेरिकली यहाँ लिख सकते हैं। समझ में आया, दोनों का यूनिट भी सेम होता है जो 9th क्लास में। तो वर्क डन क्या होगा, V/Q। वोल्टेज पूछे तो इसको करना, एनर्जी पूछे तो, या वर्क डन पूछे तो V/Q करना, यही है। बस आप शुरुआत करते हैं। देखना पहला क्वेश्चन में क्या पूछा बाबू, करंट पूछा। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, Q/T, और दूसरा क्या है, यानी/T। अब क्या क्या दिया है जो देखेंगे। पहला दिया है 180 कूलम चार्ज फ्लो करता है, कितना, 180 कूलम। कितना दिया है, 3 मिनट। तो यही लगाने, मतलब इन्हें लगेगा, तो ये लगाते हैं। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बटा टाइम। चार्ज कितना दिया, 180 कूलम, और टाइम कितना दिया, 3 मिनट, यही ना होगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, जो कि गलत हो गया, क्योंकि मिनट रहना चाहिए था, नहीं सेकंड में चाहिए। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। तो जैसे ही फार्मूला लगाए तो दूसरा स्टेप गए कि 60 ही, ज़्यादातर 60 ही लिखेगा, तुरंत कहेगा कि चार्ज बटा टाइम करो, और 60 एम्पियर आ गया। लेकिन ये गलत नहीं हो गया, क्यों, क्योंकि टाइम को किस में रखना है, सेकंड में, और ऊपर चार्ज को कूलम में। इस तरह से हम लोग डील करते हैं। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो क्या करेंगे, 180 बटा 3 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, कितना हो जाएगा, 60। तो इसको करेंगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा। 1 एम्पियर आएगा ना जी, शॉर्ट में।
चलो तो इतना करेंगे तो 1 एम्पीयर सही है और गलत है, तो ये भी वहीं पर कर लेना जिससे पता रहे कि मिनट में होना चाहिए, मिनट को सेकंड में बदलना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हावर भी देता तो क्या बदलते हम, किस में बदलते। अब दूसरा क्या पूछा, करंट पूछा, तो करंट का भी तो वही फार्मूला होता है, चार्ज बटा टाइम, और चार्ज को क्या लिखते हैं, यानी बटा टाइम। अब देखना यहाँ पर क्या लिखा है, इतना इलेक्ट्रॉन पास करता है 2 सेकंड में, क्या पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज दिया है, नहीं दिया है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये लगेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन दिया देखो तो, इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, यानी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। अब ये तो पता है तुमको, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन रटना रहता है, तो ई पर चार्ज नहीं दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, तो करंट बराबर क्या होगा, यानी बटा टाइम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया देखना, 5 × 10⁻20, अब बटा टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में, 2 सेकंड दिया 2, और ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 10⁻19। इसको तुम सोल्व करेगा, तुम लोग को पता है 16 1.6 है, 5 1685 होता है ना, 1685 नहीं जानता है, अरे 1.6 है तो हम 16 मान लिए इन केस। देखो यहाँ 20 है ना बाबू, जैसे ऐसे समझना, 10 पर पावर अगर 5 है और इंटू 10 पर पावर 2 है, तो इसको कैसे लिखता है, 10 पर पावर 7 लिखता है कि नहीं, दोनों जोड़ देता है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस में ऐसे रहता अगर, तो क्या करता 5 प्लस क्या करता -2, तो कितना हो जाएगा, 10 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ मतलब 1685 है, तो 1685 ऐसे किया तो 8.0 हो गया पहले, और 20 पर पावर 20 है और 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा, /2। तो ये अगर ये हटाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 पावर बैठेगा, तो यही हो गया 80/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4, तो 40 एम्पीयर। समझ में आया, यही ना है। तो इसको गुना करना लोग है, ये नहीं जानता है करने, इसको गुना 16 ये हो गया, इस तो बहुत आसान बात है गुना करना, इसको गुना करना बस। ये तुमको समझ में आया कि ये यहाँ ऐसे रखते हैं और टाइम के जगह पर ही रखे, ये तो फार्मूला को हम एडजस्ट किए और रख दिए वहाँ पर क्या क्या है जो पहले। समझ में आया, ये करना है बस। अभी कैसे गुना हुआ मैथ का पार्ट है, इतना तो हो गया, समझ में आया। चलो अब तीसरा देखो, वो एक ही लिखे हुए, तीसरा में क्या पूछा है देखना। तो अब तीसरा में तो हो सकता है कि किसी को कुछ देर के लिए क्लिक नहीं किया हो, तो एक बार समझना, करंट का फार्मूला क्या बताएं हैं, Q/T बताएं कि नहीं, और दूसरा क्या बताएं, यानी/T, यही बताएं हैं। तो यहाँ से इसको अगर मिटा दें तो यानी/T भी लिख सकते हैं। अब बताना, यहाँ से यानी बराबर I/T लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से यानी बराबर I/T लिख सकते हैं ना, समझ में आया। अब यहाँ से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, तो यहाँ से यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो I/T बटा ई, यही हो गया यहाँ से। तो यही करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, I/T। ये फार्मूला हुआ नहीं, यही फार्मूला को हम इस तरह से एडजस्ट किए। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इस तरह से हम चले, करंट दिया हुआ था। अब तुमको ये लगाना है, तो तुमको यहाँ से समझ में आ गया कि करंट = यानी/T, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी बराबर I/T। तो यहाँ से यानी तुम लोग ऐसे करता है, यानी बटा ई। बताओ यहाँ क्या करंट कितना दिया, 500 मिली एम्पियर, एम्पियर दिया है कि मिली एम्पियर, मिली ने तो यहाँ पर करंट लिखो 500 लिखो, लेकिन मिली में रखना था। तो मिली को कन्वर्ट करने के लिए पहले हम बता चुके हैं कि यही होता। और टाइम कितना दिया हुआ देखो तो, 5 मिनट। सेकेंड में रखना है कि मिनट में, सेकेंड। तो यहाँ पर 5 लिखो, अब 5 मिनट और 60 करेंगे गुना तो सेकेंड में बदल जाएगा, बटा या हाँ बटा ई का वैल्यू तुम पहले से ही पता है कितना होता है, 1.6 10⁻19। इसको तुम सोल्व करेगा तो जो भी आंसर आएगा, समझ में आया। तो ये करना, इसको सोल्व करना है, ये मैथ का पार्ट है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, और जो भी आएगा आंसर यहाँ लिख देना। समझ में आया ये सवाल कैसे है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, तो यही फार्मूला था, तो I/T बटा ई कर दिए, बस इस तरह से सवाल बन जाएगा। समझ में आ गया। चलो अगला देखो, चौथा नंबर में क्या पूछा है बताओ। PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। कहता है वर्क डन दिया है, अगर किसी को नहीं आया तो तुम लिख के भी करोगे कि क्या क्या दिया है। पहले क्या दिया बताओ, जूल किसका यूनिट होता है, वर्क डन का। वर्क डन का वैल्यू कितना दिया है, 16 जूल। और
चार्ज कितना दिया है, कहता है कि वर्क डन कितना, इतना जूल का वर्क डन हुआ। एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ले गए, एक पॉइंट से बी पॉइंट ले गए, कितना जूल लगा, 16 जूल। एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले गए, 16 जूल लगा, और ए पॉइंट से बी पॉइंट और कितना कूलम चार्ज को ले गए, इतना कूलम। तो यही ना है इसका मतलब, एक चार्ज को हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं और उसमें 16 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा। चार्ज, एक बात बताना, पोटेंशियल जो डिफरेंस होता था हम कहते हैं 1 पर निकलता है तो 16 जूल 16/4 भी करेगा। बताओ 4 कूलम को जाने में 16 जूल लग रहा है, तो 1 कूलम को जाने में कितना लगेगा, 16/4। यही हो गया आंसर, यही हो गया। ये बताओ 1 पर बताए थे ना कि इतना पर इतना लगता है तो इतना। अगर ऐसे नहीं पता है तो फार्मूला हम तुमको बताएं सीधा। चार्ज कितना दिया, 4 कूलम, सबको ऐसा यूनिट ही दिया, तो इसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। क्या पूछा है बताओ, यहाँ देखो क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछा बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला तुरंत लिखेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का ये हो गया वोल्टेज, भी लिखते हैं वर्क डन बटा चार्ज। बताओ वर्क डन कितना दिया हुआ, यही फार्मूला होता है, तो फार्मूला लगाना है। वर्क डन कितना दिया है जी, 16 लिख दिए, 16 जूल। और चार्ज कितना दिया है, 4 कूलम, 4 लिख दिया। 16/4 कितना होता है, 4, और यही हो गया 4 वोल्ट। इसमें क्या वर्क डन बटा टाइम करना, वर्क डन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो ये फार्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है। समझ में आया। अब बताओ एक बात समझना, मान लिया जाए कोई क्वेश्चन वैसा आ गया जिसमें चार्ज को यानी भी लिख सकता है, तो वोल्टेज के साथ भी यानी जुड़ सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देगा तब कहेगा इतना इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ले जाया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा वोल्टेज, उसमें पूछ देगा इतना जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है किसी इतना इलेक्ट्रॉन को ले जाने में, तो यहाँ पर इतना इलेक्ट्रॉन के जगह पर वहाँ चार्ज निकाल लेना, यानी करके इतना इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, यही पता है, तो उस वैसे भी हो सकता है, कुछ वहाँ भी हो सकता, ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो ये लिखे नहीं है लेकिन तुम समझ जाएंगे। चलो अगला, चौथा, 5वां है बाबू। क्या पूछा अगला क्वेश्चन बताओ, वर्क डन पूछा है, तो तुम वोल्टेज का जानता है ना क्या फार्मूला होता है, वर्क डन बटा चार्ज। वोल्टेज पूछा था तो W/Q कर दिए थे, W दिया हुआ था, चार्ज दिया तो हो गया। अब यहाँ से वर्क डन क्या होगा बताओ, वर्क डन वर्क क्या होगा, V/Q। क्या पूछा है क्वेश्चन में, वर्क डन पूछा है, वर्क पूछा है ना बाबू, कि क्या पूछा है, वर्क डन। वर्क क्या होगा, एक चार्ज को, तो वर्क डन का फार्मूला देखो, V क्या है, V दिया हुआ है यहाँ पर, देखो तो क्या कहाँ, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग रहा है, 15 दे दिया। और कितना चार्ज को ले जा रहे हैं, 2 चार्ज को, तो 15 गुना 2 कितना हो जाएगा, 30 जूल हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन है। वर्क डन पूछे तो V/Q करना, वोल्टेज पूछे तो W/Q करना। इसमें वोल्टेज पूछा था तो वर्क डन दे दिया था, तो वर्क डन ऊपर 16 रख दिए, और चार्ज दिया था 4, तो 16/4 तो आ गया था कितना, 4 वोल्ट। समझ में आया। अगला क्या हो गया, वर्क डन पूछा अगला क्वेश्चन में, तो 15 गुना 2 कर दिए, 15 क्या था, वोल्टेज दिया हुआ था 15 वोल्ट, और चार्ज दिया हुआ था, बस यही करना अगला क्वेश्चन। ये समझ में आ गया बात। अरे जो खाली गुना करना है, जो वैल्यू दिया है, ये मुश्किल हो जाता जब फार्मूला हमको नहीं पता रहता। जब फार्मूला पता है, करा वर्क डन निकालना है, कहीं वर्क डन निकालते कैसे हैं, तो फार्मूला हमारे पास है। वर्क डन का क्या फार्मूला है, V/Q, V/Q। वर्क डन का फार्मूला क्या है, V/Q। भी दिया हुआ है तो देखे कि दिया हुआ था, यहाँ देखो 15 वोल्ट दिया तो 15 लिख दिए, और कहीं Q दिया हुआ तो कहीं 2 दिया हुआ तो 2 लिख दिए, बस हो गया आंसर। इतना भी आसान होता है 10th में, समझ में आया। यही करना। अगला क्या पूछा, एनर्जी कितना लगेगा, तुमको बताया था एनर्जी या फिर वर्क डन एक ही होता है। हाँ, तो वर्क डन का क्या हो गया, एनर्जी, या इसी को क्या वर्क डन लिखें या एनर्जी लिखें, तो एनर्जी का क्या होगा, V/Q। अब देखना, V दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो V की जगह पर 12 लिख दिए, और इंटू Q दिया हुआ है, हाँ लिखा हुआ ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच का मतलब क्या होता है बाबू, 1 कूलम। ईच का मतलब होता है 1 कूलम, कितना होता है, 1, तो 1 कर दिए, तो क्या हो गया, V के जगह देखो कि ई कूलम दिया था, 1 के कूलम दिया था, अगर कहते 10 कूलम तो 10 लिखते हैं ईच कूलम, तो ईच कूलम का मतलब कितना है, 1 कूलम, तो 12 हो गया, 12 जूल आ गया एनर्जी। समझ में आ गया। इतना ही आसान है कि एनर्जी पूछेगा तो V/Q करना।
तुमको देखो कभी मान लीजिए सवाल नहीं भी समझ में आ रहा है, तुम लोग ये समझना कि ऐसा यूनिट जानता है क्या डेटा दिया है और यही से फार्मूला लगाना है। बर्डन पूछेगा तो भी इंटू क्यू करना, वो भी देगा क्यू देगा। लैंग्वेज किसी भी तरह से दिया जाए, लैंग्वेज कोई भी दे, हम तो मतलब छोटा छोटा लैंग्वेज दिए, लैंग्वेज कोई भी दे, बर्डन पूछेगा तो ई लगाना, ई चैप्टर में बर्डन पूछेगा तो ई लगाना, वोल्टेज पूछेगा तो कुछ भी देगा, डेटा 3 ही देगा, 2 ही देगा, 1 निकालना रहेगा, ये कहना समझ में आया। तो ये पूरा हो गया क्वेश्चन, ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो गया। फिर आगे बढ़ते अभी, चलो बाबू, ये तो हम लोग अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करते हैं। बहुत आसान है, इसका सिंबल ध्यान रखना है क्या क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, जैसे एक बैटरी को तुम एक वायर के माध्यम से कोई डिवाइस को कनेक्ट करो उसी में। तो जनरली जो इलेक्ट्रिक सर्किट में है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारा कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल अगर कंपोनेंट के 3-4 कंपोनेंट हो सकता है, 4 जनरली। तो एक बैटरी रहेगा, बैटरी से फिर वायर रहेगा, एक स्विच रहेगा, 3 हो गया। बैटरी, वायर और स्विच, और एक बल्ब हो सकता है, बल्ब की जगह पर कोई डिवाइस हो सकता है। तो 3-4 चीज़ जनरल है जो रहना चाहिए, समझ में आया। बैटरी रहना चाहिए, तार रहना चाहिए, वायर रहना चाहिए, की एक प्लग रहना चाहिए, वही की हो गया जो स्विच हो गया, और दूसरा एक और कोई डिवाइस हो सकता है, जैसे हम जनरली बल्ब मानते हैं। तो ये सब एलिमेंट हो सकता है। अब 10th के हिसाब से देखो इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आया ना, तो वो सब मिला करके कंटिन्यूस पाथवे पर चलेगा, तभी जाके करंट बनता है। बैटरी से कनेक्ट करते हैं ना, तब एक कंटिन्यूस जो पाथवे जिसमें करंट फ्लो करता है उसी को क्या कहते हैं, कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथवे ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है। अब उसका डायग्राम के बारे में हम चर्चा करते हैं। सेल को तुम पता है एक पॉजिटिव नहीं इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा डंडा एक छोटा, इस तरह से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चा में भी तुम लोग जान रहा था। एक बैटरी होता है जो कम्बिनेशन ऑफ सेल से बना होता है, तो इसको बहुत सारे, एक सेल, उसका फिर 2 सेल, 3 सेल, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगला क्या हो गया, प्लग की या स्विच। स्विच को हम लोग, तुम लोग बच्चा में देखा था ना कि एक लाइन किया, इस तरह से स्विच को इस तरह से रखते हैं। अब हम लोग ऐसे भी करेंगे, और इसका मतलब क्या हुआ, ओपन है। और जब ओपन है, तार मतलब खुला हुआ, तार खुला हुआ, इसका मतलब एक वायर जा रहा था, इस तरह से ओपन है। और जब ओपन रहेगा तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? जब ये ओपन है तो करंट नहीं करेगा। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, जब भी कहेंगे स्विच को ओपन किए तो तुम समझ जाना कि करंट फ्लो नहीं कर रहा। और इसका सिंबल ये हो गया, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। अगला प्लग की कहते हैं, या स्विच क्लोज होगा तो एक बिंदु यहाँ करते हैं, और इस तरह से क्या है कि इसको ऑन कर देते, ऑफ कर देते हैं, इसको इस तरह से बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट किए, समझ में आ गया ये बात। तो क्लोज हो गया तो क्लोज में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये रास्ता मिल गया है फ्लो करने का करंट को। वायर ज्वाइंट होगा तो क्या होगा, एक वायर है, उसको ज्वाइंट करना चाहते हैं तो इस तरह से सिंबल से करते हैं। यहाँ से समझना है कि एक तार तो था, इधर वायर था, लेकिन दूसरा तार आया जो कि यहाँ से क्या कर गया, ज्वाइंट, समझ में आया। एक तार को ज्वाइंट करना है तो तुम समझ में, इधर देखो जी, इधर देखो, अब ध्यान दो, जो उतना ही मैंने अटकल दो। एक वायर को ज्वाइंट करना है तो एक वायर ज्वाइंट करना था तो क्या करेंगे, फिर एकदम रुक जाओ, यहाँ से किए तो वायर को ज्वाइंट कर दिए इस तरह से। अगला क्या है कि वायर को ज्वाइंट नहीं करना है, तो एक वायर मान लीजिए ऐसे जा रहा है, दूसरा वायर भी तो ऐसे जा सकता है, एक वायर को दूसरा वायर से भी ऐसे करेंगे। ज्वाइंट नहीं करना है तो इसको क्या करना है, एक वायर जा रहा था, दूसरा वायर इधर से आया, अगर इधर से वायर आया तो तुम सोचेगा इससे करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से, लेकिन इस वायर को ज्वाइन नहीं करना है तो ऐसे आएगा और इस तरह से करें, मतलब ये ज्वाइन नहीं है, एक वायर ऐसे जा रहा है, एक वायर ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ ज्वाइन हुआ कि नहीं, नहीं ज्वाइन हुआ, तो दूसरा वायर अगर है तो ये ज्वाइन नहीं माना जाता। क्या लिखें, विदाउट ज्वाइनिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह से करते हैं, एक और भी सिंबल दिया है जो कि मतलब उस सिंबल को ड्रॉ करना है, एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा सा वैसा कुछ है नहीं, लेकिन ये बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा भी डायग्राम एनसीईआरटी से देख लेना, 2 गो दिया सिंबल, तो ये बल्ब को रिप्रेजेंट करता है। रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर तो रेसिस्टेंस को इस तरह से सिंबल से करते हैं, जो आगे हम भी देखेंगे। फिर वेरिएबल रेसिस्टेंस को बढ़ा घटा भी सकते हैं, तो वेरिएबल रेसिस्टेंस करते हैं, एक रियोस्टेट उसको कहा जाता है। तो इस तरह से इसको सिंबल करके क्रॉस मारते हैं, और इस तरह से करके एक इस तरह से करते हैं, तो सिंबल को ध्यान रखना है। अगला क्या है, एमीटर। एमीटर को क्या होगा, ये एक डिवाइस है जो कि इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। अब वोल्ट मीटर को इस तरह से करते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, बस समझ में आया। तो ये ध्यान रखो बस, तो इतना पहले ध्यान रखना है। ऐसा हम क्यों किए, इस डायग्राम को हमको बनाने का ज़रूरत इसी क्यों पड़ा, क्योंकि हम ताकि
मतलब जो पढ़ाई है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का आसान हो जाए। जैसे मान लिया जाए तुमको किसी को कुछ लिखना है, तो जैसे कहेगा कि ओह माय गॉड लिखता है, तो OMG भी लिखता, समझ गया कि वो माय गॉड लिख रहा, तो तरीका आसान हो गया कि नहीं। तो ये शॉर्टकट हो गया। अब सभी को अब हमको बैटरी सब कनेक्ट करना है, तो सर्किट में पहले बैटरी पारेंगे, फिर वायर को ड्रॉ कर रहे हैं, फिर अच्छा से बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या है कि दिक्कत नहीं होगा। अगर तुम कॉपी पर रिप्रेजेंट करना पड़ा CFL का फिगर, तो CFL का फिगर ड्रॉ करेगा, वायर ड्रॉ करेगा, बैटरी का ऐसा आता तो बैटरी इस तरह से करेगा, तो वो नहीं है। तो उससे क्या होगा कि स्टडी को आसान बनाने के लिए हम लोग इस तरह के डायग्राम का उपयोग करते हैं। इसका पर्पस समझ में आया, स्टडी को आसान करें, डायग्राम से हम लोग समझ पाएंगे। फिगर बना के करना मुश्किल है कि नहीं, समझ में आया। तो इस तरह इसी कारण ये पर्पज इसका यही है, समझ में आया। देखो बाबू, अब ओम्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या इसको ये बहुत फेमस चीज़ है, समझा। ये बहुत फेमस चीज़ है ओम्स लॉ मान लिया जाए तुम 10th में इलेक्ट्रिसिटी में सबसे फेमस है ये। अगर तुमसे कहीं जा रहा है, उसमें सवाल पूछेगा भारतीय ओम्स लॉ, तो तुम समझना कि ओम्स लॉ तुम बताया, तो तुम बता दिया अगर, तो समझेगा कि फिजिक्स बहुत अच्छा जानता है। कुछ जाने चाहने दूर अलग बात है, लेकिन कोई चीज़ होता है ना कि एक सवाल को बार बार वो गांव में कहीं पूछा जाता है, तो अगर कोई फिजिक्स को पूछने वाला है तो यहाँ से ओम्स लॉ पूछता है, और इसी न्यूटन्स का 3rd लॉ बताइए 9th से, तो ये बहुत फेमस। 9th का तुम वो बता दिया तो समझेगा बहुत अच्छा है, फिजिक्स इसका बहुत तगड़ा है, ये समझता। तो ये ऐसा ही चीज़ है। बाकी तुम फिजिक्स में जान रहा है कि नहीं उसको नहीं पता, लेकिन अगर ओम्स लॉ बता दिया ये ऐसा चीज़ है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये समझ में भी आ जाएगा, समझ में। तो ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के हिसाब से भी और लोगों के हिसाब से भी। तुम जानो फिजिक्स में कुछ नहीं तो अगर 2-3 चीज़ अगर जिससे जानता है ना फिजिक्स में बहुत अच्छा है, तो समझे फिजिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा पढ़ता है, ये हो गया। तो ये ऐसा ही चीज़ लॉ है, यही है। होता है बहुत सारा बार बार पूछते, चलो ठीक है। ओम्स लॉ है क्या, जो समझो। जैसे मान लिया जाए तुमसे हम कहें कि अगर एक कंडक्टर है, तुम समझ भी जाएगा, ये कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब वायर, तार समझ लो। तुमसे कहेंगे कि तुम 2 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया, कितना वोल्ट का, ध्यान दो इधर ध्यान दो, एकदम इधर 2 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया। तुम लोग ध्यान इधर रखेगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ध्यान इधर रखो, क्या बोल रहे हैं उस पर सुनो। ये कंडक्टर है या वायर है, समझ लो। उससे तुम 2 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करेगा, कितना वोल्ट का, 2 वोल्ट। तो बताओ करंट चलेगा कि नहीं चलेगा। कहेंगे 5 वोल्ट का कनेक्ट कर दिए, 10 वोल्ट का, अब लाया और भी 20 वोल्ट का, बताओ करंट कब ज़्यादा चलेगा, 2 वोल्ट वाला से कि 5 वोल्ट वाला से। अब अगर 10 वोल्ट का बढ़ा दिए, करंट क्या बढ़ेगा कि नहीं। तो यही इनका कहना था। ये बहुत आसान बात है, जितना पावर का बैटरी लाएंगे, जितना वोल्ट का ज़्यादा बैटरी जितना वोल्ट का बढ़ाते जाएंगे, उतना ही क्या हुआ, बढ़ता ही जाएगा करंट, ये कहना है। तो यही इस लॉ के अंतर्गत है, और ये लॉ मतलब ऐसा ही लिखते हैं हम लोग, लेकिन इसको समझाते हैं। तो तुम लोग ऐसे समझो कि एक कंडक्टर है, वायर है, तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम लिखा देंगे, इसको समझा अच्छा से, जो बोर्ड में लिखा जाता है उसको हम जैसे लिखा देंगे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये साइंटिस्ट क्या किए, ये जो कंडक्टर है, इधर ध्यान दो, पहले लिखो मत। ये कंडक्टर कोई टेम्परेचर पर होगा, कोई टेम्परेचर मतलब ये जो टेम्परेचर है, इधर लिखना मत, अब इधर ध्यान दो बस, समझा। बता रहे हैं ना क्या है, जो समझ में आएगा फिर लिखा जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये लॉ दिया गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, बताओ अभी हम बताए कि करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, बैटरी के, मतलब जो वोल्ट लगेगा। बताओ करंट ज़्यादा होगा जब क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। एक बात तुमको पहले भी बताए थे कि करंट फ्लो कराना है तो बैटरी को लगाना पड़ेगा, इसका मतलब सबसे पहले वोल्ट आया, उसके बाद ही करंट आया। जब तुम बैटरी लगाएगा तभी ना करंट आएगा, पहले ही करंट आया, पहले करंट आया कि बैटरी लगाने के बाद, बैटरी लगाने के बाद। तो इसका मतलब हुआ कि इट मीन्स, ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक साइंटिस्ट आए जो कि कहे कि एक कंडक्टर में, ये बात समझ में आया पहले, कि जो करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के। जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी को मतलब कांस्टेंट इससे रिप्लेस करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो यहाँ पर आर आता है और आई, यहाँ पर किससे रिप्लेस कर दिए, आर, और आर इसको माना जाता है कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और यहाँ से आर क्या हो जाएगा, V/I, वोल्टेज बटा करंट। तो यहाँ आर इज़ द कांस्टेंट। तो इनका कहना क्या था, जो बता रहे हैं, आर को हम कांस्टेंट कहते हैं, और यहाँ से V/I = आर, और आर को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, इसका मतलब V/I = कांस्टेंट
या फिर R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। अब समझना इसका रिजल्ट, ये सब तो समझा दिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। और सिंपल है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। समझ में आया? ये इधर ध्यान दो बाबू, अभी लिखो मत, इसको तो हम करें कि लिखवा देंगे बोर्ड के हिसाब से, अभी हम लिखेंगे कि क्या है। जैसे जो लैंग्वेज बोले एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट, यही नहीं बताए। आप समझना, इनका कहना ये था, वो तो लैंग्वेज में हो गया। इनका कहना है कि इस कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कांस्टेंट? रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। बताओ, अगर इस कंडक्टर में कांस्टेंट टेम्परेचर कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इसका कांस्टेंट हो जाएगा। यही इसका लॉ है। ये लॉ का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, समझ में आया? ये रेजिस्टेंस का मतलब भी बटाई फार्मूला है, लेकिन ओम्स लॉ है क्या? तो लैंग्वेज बताए, लेकिन एक्चुअल में अगर बोला जाए कि अगर इस कंडक्टर का कांस्टेंट टेम्परेचर कर दे तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये कहना भी बटाई कांस्टेंट हो जाएगा, और तो ये भी लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन मेन लैंग्वेज वही है। समझ में आया? अब जैसे कहेंगे बताओ ओम्स लॉ क्या था? भी बटाई है, ये नहीं होता है एक्चुअली। कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया तो रेजिस्टेंस भी उसका क्या हो जाएगा? कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट। अब रेजिस्टेंस है क्या, जो हम बताते हैं अभी, जब भी कोई कंडक्टर का, इधर ध्यान दो बाबू, नया चीज़ है तो फिर अगर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो तुम क्या करेगा? इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो तुम दो चीज़ देखना है। तुम कहना कि इसमें कितना वोल्टेज लगा, बैटरी लगाया होगा जी, इसमें क्या लगाया होगा? बैटरी। कितना वोल्ट का बैटरी लगाया, और इसमें करंट भी फ्लो किया कि नहीं? अरे इस कंडक्टर में तुम बैटरी लगाया, बैटरी कुछ वोल्ट का लगाया होगा, और इसमें बैटरी लगाने के बाद करंट फ्लो किया होगा कि नहीं? करंट किया होगा ना फ्लो। तो ये दोनों का रेशियो मैनेज करना है। बताओ, जब भी रेजिस्टेंस तुमको आ जाए तो तुम क्या कहा? जो बैटरी कनेक्ट किया था तो अप्लाइड वोल्टेज, फिर अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज किया, और अप्लाइड वोल्टेज करने के बाद कुछ करंट फ्लो कर गया। रेजिस्टेंस का फार्मूला फिर बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस का फार्मूला, जब भी रेजिस्टेंस तुमसे पूछे सर्किट में तो तुम क्या करना? देखना कि बैटरी कौन लगाया गया था। हालांकि उस जहाँ का जिस पोर्शन का रेजिस्टेंस निकालना वहाँ का वोल्टेज देखेंगे, लेकिन एक नॉर्मल बात करें कि अगर एक ही वायर हो या फिर एक ही कंडक्टर हो तो उसमें जितना वोल्टेज का बैटरी लगाए, जैसे इस कंडक्टर में बताए ना, बताओ इसको तुमको कहना है रेजिस्टेंस बताओ, तो तुम कहना बताओ बैटरी कितना वोल्ट का लगाया था? कुछ वोल्ट का बैटरी लगाए होंगे, तुम ऊपर रख देना। इसमें कुछ करंट फ्लो किया होगा कि नहीं? तुम करंट फ्लो किया होगा नीचे लिख देना, करंट रिजल्टिंग करंट। ये दोनों का रेशियो मैनेज करेगा तो समझ आना कि वहाँ का वह रेजिस्टेंस दे दिया। समझ में आ गया? बोलो, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। बताओ, इसमें वोल्टेज कुछ बैटरी लगाएंगे, कितना वोल्ट का ऊपर रखना, इसमें करंट फ्लो कर ही जाएगा, करंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका। अब रेजिस्टेंस क्या है जो समझते हैं, रेजिस्टेंस क्या है जो हम अभी समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम लैंग्वेज लिख लेते हैं जो बोर्ड में मतलब लिखेगा तुम लोग, ठीक है? इस देखो बाबू, इसी को हम क्या है बताते हैं। ओम्स लॉ देखो, जो भी बोले वो लिख भी दिए, ठीक है? और ये दोनों बात तुम लोग क्या है कि ये बात क्या है, वोल्ट वाला लिखा रहे हैं उस समय का, एनसीईआरटी में बस दे देता है तो क्या है कि दोनों को हम लिखा दिए कि जो वी आई के बीच रिलेशनशिप लाए क्या ओम्स लॉ या वोल्ट की पहले वाला लाइन लिखा दिए हैं, इसको लिखा ही रहे थे तो हमको ओम्स लॉ यहाँ से लिखना है, ठीक है? ये कौन दिए ओम्स लॉ जो है तुम पढ़ना अपने से। ओम्स लॉ क्या है कि सिमिलर फिजिकल कंडीशन में कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट बहता है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, जो बैटरी अप्लाई करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि अगर इस कंडक्टर में तुम वोल्टेज को 2 करेगा तो करंट जितना बढ़ रहा था, अगर 5 कर दिया, 2 से कर दिया 4 तो दुगना करंट हो जाएगा। 4 मतलब जितना गुना करंट किया, जितना गुना वोल्टेज किया उतना ही टाइम्स क्या हो जाएगा? करंट। फिर लिख रहा तुम लोग, जब कहते हैं जब इसे ध्यान दिया करो इस समय, समझ में आया? तो क्या है कि जितना तुम वोल्टेज किया, वोल्टेज 4 गुना, करंट भी 4 गुना। इस कंडक्टर में जितना करंट कितना होगा? जितना वोल्टेज अप्लाइड करेगा, वोल्टेज 4 गुना किया, करंट भी 4 गुना हो जाएगा। वोल्टेज हाफ किया, करंट भी हाफ हो जाएगा। यही न था कि तुम करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, यही हम बता दिए। और इसी के बीच रिलेशनशिप लाने वाले ओम्स नाम के साइंटिस्ट थे,
तो यही लिखें। अगला क्या है कि लिखें कि एक मेटेलिक कंडक्टर है जो ए बी लेंथ का है, ए बी है समझ लो ऐसा, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये दोनों के बीच जो वोल्टेज अप्लाई किए वो अभी है। तो ये लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए बी कंडक्टर, टेम्परेचर इसको कांस्टेंट कर दिए और दोनों के बीच जो पोटेंशियल अप्लाई किए भी और इसमें जो करंट फ्लो किया वाई, सो मतलब बोर्ड के हिसाब से लिखें देन वी हैव करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मतलब ये भी हो सकता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आर को कांस्टेंट मानते हैं। आर इज ए कांस्टेंट एंड दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये बात समझ में आ गया। और तुमको इसका हम पहले भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, थोड़ा सा और भी लिखेंगे इसको मिटा करके। देखो बाबू यही बता दिए, ओम्स लॉ हम बता दिए तुम लोग को कि V इज इक्वल टू, पूरा मंत्र ऑफ चैप्टर इज V इज इक्वल टू आई आर। ये है करंट। जो भी अब जो भी सवाल वगैरह आगे हम डील करेंगे तो इसी से करेंगे। तो जैसा कि हम बताए कि एक कंडक्टर का कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है ओम्स लॉ के अनुसार। ठीक है, तो यही है, यही हम लिख दिए जो पहले बताए थे। और रेजिस्टेंस को भी बताए लिखते हैं। भी का क्या है साइन यूनिट है वोल्ट, और करंट का क्या है एम्पियर। अगर इसको भी बटा आई को हम मतलब क्या लिखते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है जो कि यहाँ लिखे ओम्स, और ये ग्रीक लेटर है जिसको इस तरह से लिखते हैं, इसे समझ लो। तो आपसे पता हो जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम्स होता है। और एक ओम कब होगा, एक कंडक्टर का एक ओम रेजिस्टेंस कब माना जाएगा, जब क्या है उस एक वोल्ट का बैटरी लगाएं और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाए, यही ना है। 1 वोल्ट 1 एम्पियर का करंट होगा तो ये भी एक हो जाएगा। ये दोनों एक एक करेंगे तभी ना होगा, कोई भी फार्मूला में यही होगा। अब रेजिस्टेंस क्या है जिसका हम बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, एक रुकावट है। जैसे रास्ता में तुम चलता है तो रास्ता में अगर बहुत सारा ढेला आ रहा है, पत्थर आ रहा है तो रुकावट है। अगर सड़क बहुत स्मूथ है तो कहते हैं कोई रुकावट नहीं है। और सड़क में बीच बीच में रुकावट हो सकता है कि नहीं। तो जब करंट फ्लो करता है तो पूरा उसको खाली मैदान नहीं मिल पाता है। और वो रुकावट कैसे आता है जो हम बता रहे हैं, एक सिंपल समझना। जैसे बैटरी को कनेक्ट किया कंडक्टर में, तो करें कि कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो पूरा अच्छा से नहीं कर पाता है। तो क्या है कि जैसे मान लिया जाए एटम बताए थे ना कि मेटल एटम से बना होता है, तो मान लिया जाए एक एटम है, एक एटम है, दूसरा एटम है, इस तरह से। तो एटम का गुच्छा क्या मतलब एटम इस तरह से क्रिस्टल में बना हुआ है। अब यहाँ का जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, बाद में पढ़ेगा तुम लोग कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है जिसकी वजह से करंट आता है। तो बताओ तुम लोहा देखो तो लोहा तुम समझ, लोहा का अंदर खाली है। लोहा क्या, अरे जैसे लोहा कंडक्टर मानते हैं, लोहा खाली है कि नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन तो तुमको दिखता नहीं है, दिखता है क्या, नहीं। तो सोच लो लोहा पूरा भरा हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करना है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में उसको पूरा क्रिस्टल से पास करना पड़ता है, एटम से पास करना पड़ता है। एटम मॉलिक्यूल से जो होता है एटम से पास करेगा। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन को पूरा खाली मैदान मिल रहा है कि बीच में वह टकरा रहा है किसी से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एटम से टकरा रहा है, क्रिस्टल से टकरा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरा मैदान नहीं मिल रहा है। और इसी कारण इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस, रुकावट। समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस जब जाता है तो बीच में टकराता है, वह एटम से इस तरह से टकराता है। तो रेजिस्टेंस का कारण क्या हुआ, काउज ऑफ रेजिस्टेंस या ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ड्यू टू कोलिजन। रेजिस्टेंस क्यों आया, तो इसका रीजन अगर पूछा जाए तो ड्यू टू क्या होगा, कोलिजन। कोलिजन मतलब क्या होता है, टकराहट। कोलिजन का मतलब क्या होता है बाबू, हाँ टकरावट को कहते हैं। समझ में आया। तो बताओ काउज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, काउज का मतलब समझ में आया, काउज का मतलब कारण क्या है। तो कारण क्या है, जो क्रिस्टल से जो एटम से टकराता है और टकराने के वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी ना करंट आता है। बताओ इलेक्ट्रॉन पूरा अच्छा से फ्लो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। समझ में आया, क्योंकि इससे टकराएगा, इससे जाएगा, मूव करेगा तभी, लेकिन ये रास्ता में टकरा रहा है। जैसे मान लिया जाए ये बताए ना कि रोड पर पूरा खाली नहीं है, तो रोड अगर पूरा दम खाली है तो दम गाड़ी स्पीड में चलेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहा है इसे समझ लो, तो जब पूरा स्पीड में चलेगा भान तो एकदम रोड रहना चाहिए स्मूथ। और जब रोड पर बहुत सारा लगा हुआ रहता है ना ब्रेकर तो चल पाएगा अच्छा से नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को क्या है कि रास्ता नहीं मिल पाता, कोलिजन के वजह से टकराएगा ना उस रास्ता में। तो इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, रुकावट को। और उस रुकावट का कारण क्या है कि कोलिजन होता है। तो काउज ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरा बात इसका डिफिनेशन क्या है कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है
इलेक्ट्रिक करंट या जो चार्ज है उसको अपोज करने का क्षमता को ही क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। ये बात समझ में आया तुमको। अब एक बात यहाँ से समझना तुम लोग कि अगर ऐसा यूनिट बता दिए 1 ओम रेसिस्टेंस कब मानेंगे, जब 1 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर जाए, 1 वोल्ट बैटरी लगाएंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर जाए तो उसको क्या मानेंगे, 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन करने बोलता है कि 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन करिए। तो तुमको समझ में आ गया। और रेसिस्टेंस निकालना रहेगा तो तुम क्या करना, वोल्टेज और करंट को डिवाइड कर देना, उसके अक्रॉस वोल्टेज पता करना कितना वोल्ट का बैटरी लगाया, करंट कितना फ्लो किया, ये दोनों को रेशियो मैनेज करेगा तो रेसिस्टेंस आ जाएगा। ये बात समझ में आया तुमको। अब एक बात यहाँ से समझना, यहाँ जो रेसिस्टेंस से दिख रहा होगा कि V/I दिख रहा होगा, और तुमको हम बताए जब वोल्टेज बढ़ाएगा तो उसके साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, बैटरी का वोल्ट 2 वोल्ट है, अब 4 वोल्ट किया तो करंट दुगना होगा कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो रेसिस्टेंस जो होता है 1 वोल्टेज या करंट पर डिपेंड यहाँ से करेगा कि नहीं, वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट भी बढ़ जाएगा एक तरह से। तो इस पर डिपेंड जनरली डायरेक्टली नहीं करता, लेकिन एक बात समझना, जब रेसिस्टेंस क्या है, करंट को अपोज करना, तो जब रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो करंट तेज़ी में फ्लो करेगा कि स्लो, रेसिस्टेंस कम रहेगा तो फ्लो ज़्यादा तेज़ी से करेगा। अरे रास्ता में रुकावट कम है तो गाड़ी तेज़ भागेगा कि रास्ता में रुकावट ज़्यादा है तब गाड़ी तेज़, ये समझ में आ रहा। बताओ, रेसिस्टेंस का मतलब रुकावट, और रुकावट कम रहेगा तो करंट ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये बताओ। करंट जब रुकावट कम रहेगा, रेसिस्टेंस है तो रुकावट कम रहेगा तो क्या होगा कि करंट और जो फ्लो ज़्यादा करेगा। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो रेसिस्टेंस है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट का। समझ में आया। जब भी करंट ज़्यादा थी, रेसिस्टेंस जब ज़्यादा रहेगा तो करंट फ्लो कम करेगा, ये हम बताए भी थे। एक रहेगा जब इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया। एट कांस्टेंट वोल्टेज पर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। बताओ, जब रेसिस्टेंस कम रहेगा, रेसिस्टेंस कम रहेगा, कम का मतलब इलेक्ट्रॉन तेज़ी में भागेगा। जब रेसिस्टेंस कम रहेगा तो करंट क्या ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। अरे रेसिस्टेंस रुकावट है, अब रुकावट कम रहेगा तो करंट तेज़ी में, करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, चार्ज का फ्लो ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस समझ में आ गया क्या होता है, रेसिस्टेंस पावर होता है जिसको, जैसे मान रेसिस्टेंस समझ गए हम जी, रुकावट है। अब जैसे मम्मी तुमको बोल रहे हैं कि जाओ बेटा मोटर चालू, हाँ मम्मी जा रहे हैं। अब क्या है तुम्हारे आंसर, अब जा रहे हैं, 10 मिनट से बोल रहे थे मोटर चालू करो, अब तुम बैठे हैं, हाँ जा रहे हैं, तो तुम्हारा रेसिस्टेंस ज़्यादा, तुरंत गया, तुरंत चल के चालू करके आया तो रेसिस्टेंस कम है। तो ये हो गया, आदमी को इस तरह से समझ लो। तो जब रेसिस्टेंस कम रहेगा तो करंट का क्या, करंट ज़्यादा होगा कि कम होगा। जब रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा, कम और ज़्यादा रेसिस्टेंस का ज़्यादा रेसिस्टेंस रहेगा तो करंट कम होगा, ये कहना है। समझ में आ गया बात। और गुड कंडक्टर, जो गुड कंडक्टर होता है उसका रेसिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा। गुड कंडक्टर मतलब करंट का फ्लो, गुड कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा, गुड कंडक्टर मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो उसका मतलब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। ज़्यादा बोल रहा है बार बार। अरे जब करें गुड कंडक्टर मतलब करंट ज़्यादा भाग रहा है तो इसका रेसिस्टेंस कम है कि ज़्यादा, कम नहीं है, ये है। तो यहाँ से तुम समझ भी सकता है कि जो गुड कंडक्टर होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, और जो बैड कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ, बैड कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। समझ में आया। ओम, 1 ओम को डिफाइन कर दिए बाबू। 1 ओम कितना होगा एक कंडक्टर का, जब 1 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर जाए। डिफाइन है 1 ओम, 1 ओम इसको आता है, इसको ध्यान रखना। इसका यूनिट भी बता दिए, ओम कहते हैं इसको, ग्रीक लेटर से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टेंस कोई कंडक्टर का 1 ओम तभी बोला जाएगा जब उस कंडक्टर से 1 ओम तभी बोला जाएगा, जब उसका रेसिस्टेंस तभी बोला जाएगा जब उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर जाए और उस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मैनेज करना, उसमें 1 वोल्ट का मैनेज करेंगे तो क्या होगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो उस समय क्या बोला जाता है, 1 ओम। तो वो 1 ओम रेसिस्टेंस का बोला जाएगा व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज 1 एम्पियर, देन इट इज नोन एज ओम्स लॉ। सॉरी क्या बोल देते हैं, दैट देन इट इज नोन एज ओम, 1 ओम। समझ में आ गया इतना बात। अब इस पर थोड़ा न्यूमेरिकल मतलब आगे करेंगे, फिर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को भी लिखाएंगे, ρL/A एक फार्मूला भी है। तो बस इतना ही है, रहने देते हैं।
हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।